जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में उद्योगपति कैरव गांधी अपहरण कांड के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। गुरुवार देर रात सोनारी साई मंदिर के पास हथियार रिकवरी के दौरान अपराधियों ने पुलिस जवान की कार्बाइन छीनकर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। घायल अपराधियों की पहचान गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान आलम और रमीज राजा के रूप में हुई है। सभी को कड़ी सुरक्षा में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे बाल इसमें बचे हैं। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, जहां बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले कार्बाइन छीनी थी और उसके बाद यहां पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, फायरिंग की और इन आरोपियों के पैर में गोली मारी गई। कैरव गांधी को लेके जा रहे थे तो उन्होंने हथियार को फेंका था रास्ते में। वहाँ पे जब रिकवरी करने के लिए हम लोग गए थे तो आफ्टर द हथियार रिकवरी, जिसमें 2 कट्टे रिकवर हुए थे और 4 गोलियाँ रिकवर हुई, उसमें उनके द्वारा फिर वहाँ पे पुलिस टीम के एक कांस्टेबल का कार्रवाई को छीना गया। पुलिस टीम के ऊपर 6 राउंड फायरिंग की गई। थैंकफुली किसी को कोई इंजरी नहीं हुई पुलिस टीम में, बट रिटेलिएटरी फायर हमने 5 लोगों को किया, 5 राउंड्स किया और 5 राउंड्स में 3 लोगों को इसमें गोली लगी है, जिनका नाम है गुड्डू सिंह, इमरान आलम और रमीज राजा। तीनों को पैर में गोली लगी, अभी हॉस्पिटल आए थे। तीनों काफ़ी स्टेबल है और कोई इशू नहीं। इनको अंडर गो मेडिकल ट्रीटमेंट और बाकी लीगल प्रोसीजर करा। जो एक्यूज हैं 3 एक्यूज, उनको यहाँ पर वेपन्स उन्होंने छुपाए थे। जब उन्होंने किडनैपिंग की थी यहाँ पर, तो उनको रिकवरी के लिए लाया गया था। पूछताछ में उन्होंने बताया था कि कुछ वेपन उन्होंने यहाँ पर छुपाए थे। तो जब उनको पुलिस पार्टी के साथ यहाँ वेपन रिकवरी के लिए लाया गया, तो हमारी जो पुलिस पार्टी है उसमें से एक जवान का कार्बाइन उन लोगों ने छीन लिया और उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। उसके बाद उन्होंने भागने का प्रयास किया और फिर क्योंकि उन्होंने फायरिंग की थी तो पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उनके ऊपर भी गोली चलाई है और इससे वो घायल हो गए हैं। जमशेदपुर के उद्योगपति के पुत्र कैरव गांधी अपहरण कांड मामले में पुलिस लगातार दबिश बनाई हुई थी। जहां कैरव गांधी सकुशल अपने घर लौट गए थे और उसके बाद अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। और इसी दौरान पुलिस ने बिहार के कई जिलों से और जमशेदपुर से लगभग 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया था और इसी दौरान उन लोगों से पूछताछ की जा रही थी। जब अपराधी द्वारा कल देर रात 3 अपराधियों द्वारा कहा गया कि अपराध के घटना के दौरान जो हथियार थे वो जंगलों में छिपाए गए थे। उसके बाद पुलिस अपराधियों को लेकर इसी जगह पर पहुंची थी, जहां आप देख सकते हैं कि सोनारी के साईं मंदिर के झाड़ियों के पास यहाँ पर हथियार छिपाने की बात अपराधियों द्वारा की जा रही थी। और अपराधी जब यहाँ पुलिस के साथ पहुंचे और जब पुलिस हथियार को खोज रही थी, इसी दौरान अपराधियों द्वारा थाना प्रभारी के जो बॉडीगार्ड है उनकी कार्बाइन को छीनकर पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसके जवाब पर पुलिस कार्रवाई की, जिसमें 3 अपराधियों को गोली लगी और उसके बाद आनंद फानन में तीनों अपराधियों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सूचना मिलते ही देर रात जिले के एसएसपी, सिटी एसपी, तमाम पुलिस अधिकारी यहां पहुंचे और आप देख सकते हैं कि इसी घटना स्थल पर आप देख सकते हैं कि इस झाड़ियों के बीच जब अपराधी पहुंचते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि यहीं जंगलों में वो हथियार छिपाए थे, तो पुलिस हथियार को बरामद करने पहुंची थी और इसी के बीच दोनों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। वो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी एक चेतावनी दे रही है अपराधियों की, अगर झारखंड में किसी तरह इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब सभी को इंतजार है कि झारखंड की डीजीपी कैरव गांधी अपहरण कांड मामले का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए, रांची से इस बीच बड़ी खबर है, जहां जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के अपडेट है। 103 पदों के लिए 31 जनवरी से आवेदन लिए जाएंगे। 8 मार्च को प्रारंभिक परीक्षा होगी, तो 2 से 4 मई तक मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। 16 से 19 जून तक साक्षात्कार होगा। भर्ती के पदों में उप समाहर्ता के 28 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 42 पद, तो राज्य जनसंपर्क पदाधिकारी के 10 पद शामिल हैं। तो सहायक नगर आयुक्त के 10 पद, प्रोबेशन पदाधिकारी के 4 पद, महिला एवं बाल विकास में सहायक निदेशक के 3 पद, काराधीक्षक के 2, जिला समादेष्टा के 2 और सहायक निबंधक के 2 पद शामिल हैं। और देखिए, इस बीच बिहार की सियासत को लेकर के बड़ी खबर, झारखंड की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आरएलएम के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। खबर सामने आ रही है कि आलोक सिंह अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। दिनारा से फिलहाल आलोक सिंह विधायक हैं
आज प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जिनकी पार्टी आरएलएम और बड़ी जिम्मेदारी आलोक सिंह के लिए। बता दें कि इस बार के चुनाव में दिनारा से जीत करके आए आलोक सिंह और आज प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमितेश, आलोक सिंह का नाम दिनारा से जो विधायक और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्या अपडेट है? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कल शाम पटना पहुंच गए हैं और आज इस बात की पूरी उम्मीद है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। आलोक सिंह जो कि दिनारा से विधायक हैं, उनके नाम का ऐलान होगा और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो नाराजगी थी पहले विधायकों में, उस नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश के तहत ये सब कदम उठाया गया है। माधव आनंद और आलोक सिंह और रामेश्वर महतो तीनों विधायक नाराज पहले चल रहे थे, लेकिन बाद में पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि माधव आनंद और आलोक सिंह दोनों की मुलाकात हुई थी उपेंद्र कुशवाहा से पटना में, और उसमें रामेश्वर महतो मौजूद नहीं थे, लेकिन आलोक सिंह और माधव आनंद दोनों की मुलाकात हुई थी। उसमें इस बात पर सहमति बनी और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है, जिसके तहत आलोक सिंह जो कि दिनारा के विधायक हैं, उन्हें राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। और माधव आनंद पहले से ही चूंकि विधायक दल के नेता के पद पर मौजूद हैं, जो 4 विधायकों वाली जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा विधानसभा में, उसके विधायक दल के नेता माधव आनंद हैं। यानी एक विधायक जो है माधव आनंद, जो विधायक दल के नेता के तौर पर रहेंगे और आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। और दूसरा, एक जो जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश है, जिसके तहत आलोक सिंह को टिकट दिया गया था दिनारा से, तो राजपूत और कुशवाहा समाज का जो कॉम्बिनेशन शाहबाद इलाके में रहा है, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा की पूरी कोशिश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर खुद वो है कुशवाहा समाज से, तो राजपूत समाज से जो प्रदेश अध्यक्ष दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आगे के लिए पार्टी का कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सही रहेगा। तो जो 3 विधायक नाराज थे, उसमें 2 को एक तरह से मना लिया गया है, ये मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। और आरएलएम में सब कुछ ठीक ठाक है, ये कवायद देखने को मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से पहल किया गया है, उसके तहत एक कदम उठाया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। और रांची से इस बीच बड़ी खबर, जहां महेंद्र सिंह धोनी से सीएम हेमंत की मुलाकात हुई है। रांची एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हुई है। विधायक कल्पना सोरेन भी साथ रहीं। मां को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए सीएम पहुंचे थे। रूटीन चेकअप के लिए रूपी सोरेन गई और बता दें कि कल्पना सोरेन भी दिल्ली पहुंची हुई। तो महेंद्र सिंह धोनी और सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात की तस्वीरें और उनके ठीक बगल में कल्पना सोरेन भी नजर आ रही है। रांची एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। और रांची से बड़ी खबर, जहां सीएम हेमंत का संभावित कार्यक्रम बता दें, 31 जनवरी को पाकुड़ दौरे पर सीएम जा सकते हैं। खबर है कि 1 फरवरी को गुवाहाटी में कार्यक्रम प्रस्तावित है। 2 फरवरी को दुमका जाने की संभावना है। दुमका में जेएमएम स्थापना दिवस में शामिल हो सकते हैं। पार्टी कार्यक्रमों में सीएम सक्रिय रहेंगे। 4 फरवरी को धनबाद में जेएमएम कार्यक्रम और धनबाद दौरे की तैयारी तेज हो गई है। 5 फरवरी को कोडरमा में जेएमएम का कार्यक्रम रखा गया है। और बोकारो से बड़ी खबर, जहां अर्धनग्न हालत में महिला का शव मिला है। मृतका की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। पीएससीटी कॉलेज के पास झाड़ियों में शव मिला है। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। चेहरे को कुचलकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई, तो अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। बोकारो से बड़ी खबर, बता दें कि दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। चेहरा कुचलकर पहचान छुपाने की कोशिश हुई है। पुलिस पूरे मामले की अब छानबीन करने में जुटी हुई है। खबर चाईबासा से है, जहां नवयुवक संघ भाटिया की तरफ से 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, साथ ही चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और सीएम हेमंत पर झूठे वादे कर सरकार बनाने का आरोप लगाया। खेल के माध्यम से अपने स्वस्थ अपने शरीर को भी फिट रखने का बहुत बड़ा महत्व है। हम फिट रहेंगे तभी आगे जाकर कोई भी काम में हम हिट करें। इसलिए इस खेल के माध्यम से हमारे नौजवान अपने स्वास्थ्य को भी फिट रख रहे हैं और खेल के माध्यम से हिट करने का भी काम कर रहे हैं।
खबर साहिबगंज से है, जहां नमामि गंगे परियोजना के तहत करीब 44 लाख रुपए की लागत से निर्मित भव्य गंगा द्वार पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। बोरियो साहिबगंज रोड स्थित जलेबिया घाटी में बना यह गंगा द्वार प्रसिद्ध कलाकार श्याम विश्वकर्मा की कलात्मक कल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण है। टेराकोटा के माध्यम से तैयार इस कलाकृति में झारखंड की समृद्ध संस्कृति को जीवंत रूप में उकेरा गया है। गंगा द्वार पर सोहराय आदिवासी कला, उधवा पक्षी अभ्यारण्य और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को प्रतीकात्मक ढंग से दर्शाया गया है, जो प्रकृति और संस्कृति के सुंदर संगम को प्रस्तुत करता है। वहीं गंगा तट के सौंदर्यीकरण के साथ साथ यह गंगा द्वार पर्यटन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब जिला प्रशासन की तरफ से औपचारिक उद्घाटन का इंतजार है। उद्घाटन के बाद इसके पर्यटक मानचित्र पर नई पहचान बनने की उम्मीद है। देखिए 44 लाख की लागत और ये गंगा द्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए झारखंड की जो समृद्ध संस्कृति है उसका दर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। लाइटिंग से इस कलाकृतियों को सजाया गया है। नमामि गंगे के तहत 44 लाख की लागत से बना ये गंगा द्वार आप देख रहे हैं, लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। ये गंगा द्वार साहिबगंज का यूं मानो तो एक प्रवेश द्वार हुआ और इसमें मैंने टेराकोटा के माध्यम से मिट्टी से बना के, गंगा के मिट्टी साहिबगंज जिला में गंगा है और गंगा के मिट्टी से इसको निर्माण करके मैंने इसे पीओपी में ढाल के उसके बाद मैंने इसे फाइबर ग्लास में कन्वर्ट किया ताकि इसका रख रखाव और ये ड्यूरेबिलिटी मजबूती ज़्यादा इसका हो, ताकि 50-60 वर्ष ये गेट स्थापित रहे। इसका मुख्य जो बिंदु है गंगा माँ इसमें मैंने दर्शाया है ऊपर में टॉप पे, और उसके बगल में मैंने इसमें गंगा आरती करते हुए दिखाया है। और आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये, तो मैंने आदिवासी डांस उनके संस्कृति गतिविधि को मैंने इसमें दिखाया है। डिफरेंट अलग टाइप का लगता है। और इस गेट की खासियत है ये चारों तरफ से इसका स्वरूप है, जिसमें लगभग 100 प्रतिमा मूर्तियां लगी हुई हैं जो आदिवासी संस्कृति की है, हमारे माँ गंगा का है। और डॉल्फिन मछली जो यहाँ गंगा में पाया जाता है, मैंने ऊपर इसके स्वरूप को दिखाया है, दूर चारों तरफ से दिखाया है ताकि उसका भी संरक्षण हो सके। साहिबगंज गंगा में लोगों को कौतूहल बस ये लगे कि अगर डॉल्फिन है तो यहाँ साहिबगंज में डॉल्फिन का खासियत है, इसलिए डॉल्फिन है। तो मैंने उसके संरक्षण के काम कार्य के लिए भी डॉल्फिन को इसमें दर्शाया है। और जो मैंने कहा कि लोक कला जो लुप्त हो रही है, लोक कला तो बहुत है हमारे राज्य में, जादू पटिया, सोहराय, पैटकार, ये सब कला, लेकिन सोहराय को बचाए जाने के जो हम लोग कलाकारों का जो कवायद कर रहे हैं उसमें एक मील का पत्थर का काम करेगा, आकर्षण का केंद्र होगा। आने वाले दिनों में ये साहिबगंज का एक सौंदर्य का स्वरूप उभर के सामने आएगा। इसको बनाने में लगभग मुझे 4 से 5 महीने लगे और हमारे साथ कितने कारीगर हमारे साथ लगभग 10 से 15 जो मेरे डिजाइन पे काम किए हैं, 10 से 15 कारीगर हम लोग मिलके गेट का जो है निर्माण किया है। और इनका कहना है कि आने वाले समय में ये जिला प्रशासन द्वारा इस गेट का जो है विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। और ये गेट अभी से ही लोगों को काफी जो है आकर्षित जो है कर रहा है अपनी ओर, और कई कला संस्कृति जो है इसमें जो है दर्शाया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोग जो है पर्यटन की अगर दृष्टि से देखें तो काफी जो है वो लोगों को यहाँ पर ये अपनी ओर आकर्षित करने का ये गेट जो है काम कर रही है। खबर रांची से है, जहां भारतीय अंडर 19 बालिका फुटबॉल टीम के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें झारखंड की 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। गुमला से एलिजाबेथ लकड़ा, अनिता टुंगडुंग, सूरजमुनि कुमारी और विनीता होरो शामिल है, जबकि हजारीबाग की अनुष्का कुमारी और रांची की दिव्यानी लिंडा को भी टीम में चुना गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 31 जनवरी से 7 फरवरी तक काठमांडू में होगी। भारत अपना पहला मुकाबला 31 जनवरी को नेपाल से खेलेगी। तो झारखंड की 6 बेटियां इस सैफ U19 चैंपियनशिप में शामिल हुई है। गुमला हजारीबाग की ये बेटियां हैं, जिसके बाद सब अभिभावक भी गौरवान्वित हैं। उनके कोचेस की तरफ से भी लगातार शुभकामनाएं आगे के लिए दी जा रही हैं। तो टीम झारखंड में 6 बेटियां ये शामिल। जमशेदपुर के मानगो में पहली बार नगर निगम चुनाव होने जा रहा है, जिसमें मेयर पद पर महिला आरक्षित किया गया है। चुनाव
दलीय आधारित नहीं होगा, लेकिन सभी राजनीतिक दल जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। इस बार पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने भी मेयर पद के लिए दावेदारी पेश की है। सुधा गुप्ता ने कहा है कि क्षेत्र की बिजली, पानी और अन्य समस्याओं को दूर करते हुए अपने पति के अधूरे काम पूरे करेंगी। मानगो में पहली बार नगर निगम चुनाव होने जा रहा है और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत अब दांव पर लग चुकी है। और हमारे साथ झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता मौजूद है, जो इस बार एक बड़ी जिम्मेवारी उनको मिल रही है। सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे। सुधा जी, आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है और तमाम कई सालों से, कई वर्षों से आप पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के संघर्ष में आप भी उनके साथ रहे, उतार चढ़ाव भी देखा। कैसे देखते हैं, एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल रही है इस बार? देखिए, लंबे अरसे से, बल्कि 2004 से मैं उनके साथ एक समाज सेवा में उतरी हुई हूँ और उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं उन्हीं के साथ मैं समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। और चुनाव चाहे हमने हारा हो चाहे जीता हो, लेकिन पब्लिक के लिए हमारा जो भी कमिटमेंट था उसमें कभी हमने कमी नहीं आने दी। इसी उम्मीद के साथ इस मेयर चुनाव में मैं उतरी हूँ कि हम क्षेत्र जिस तरह अपने घर के लिए करते हैं, उस तरह हम अपने क्षेत्र को भी, अपने नगर को भी संभाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है अपनी जनता के लिए। तो ये थी मानगो प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी सुधा गुप्ता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में मानगो जो है वो विकास के नाम से जाना जाएगा और उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर वो भरोसा जताते हैं तो उस भरोसे को हम पूरा जो है वो कहीं ना कहीं विकास को लेकर मानगो को पहचान दिलाएंगे। मगर अब देखना यह है कि मानगो की जनता किस प्रत्याशी को अपना मेयर चुनती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव पर यूजीसी के आदेश के असर की चर्चा तेज है। जहां बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव इससे प्रभावित नहीं होंगे, वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि देर सवेर पीएम मोदी भी राहुल गांधी के रास्ते पर आते दिख रहे हैं। दल समर्थित निश्चित रूप से मेयर खड़ा होंगे और पार्टियां खड़ा करेंगी, तो उसका असर मुझे नहीं लगता है कि निकाय चुनाव में होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, आज भी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो विकास को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा यदि दूसरा कोई चुनाव जीतेगा तो विकास की राह में रोड़ा ही होगा। मोदी जी वही करते हैं जो राहुल गांधी लगातार सवाल सरकार से उठाते रहते हैं। यूजीसी के मामले में भी वही हुआ। जो जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी करते आए हैं उसको भी सरकार ने माना है। अब जो यूजीसी के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, आने वाले झारखंड में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उस पर असर पड़ेगा। विभाजनकारी नीति जो सरकार की रही है, अगर आप सही मायने में समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं, सामाजिक ताना बाना को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसकी एक अलग तरीका होती है। लेकिन आपने जो प्रक्रिया अपनाया है, निश्चित रूप से इसका असर आने वाले चुनाव में भी, झारखंड में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें देखने को मिल सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अश्विनी चौबे सपरिवार बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आज बाबा बैद्यनाथ से पूरे देश की, झारखंड, बिहार की मंगल कामना की है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 में विकसित भारत बने, इसकी कामना भगवान भोलेनाथ से की है। बाबा से एक ही चीज आग्रह किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं वा भवेत्। सभी सुखी हो, सबका कल्याण करे बाबा। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में स्वयं बाबा इस क्षेत्र का और समस्त विश्व का कल्याण करें, विकास करें। गुमला से बड़ी खबर, जहां 16 जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। गुमला भरनो प्रखंड में आतंक जारी है। वन विभाग ने हाथियों के झुंड को खदेड़ा है। बीती रात झुंड को तिलसेरी की ओर खदेड़ा गया। आज सुबह फिर भरनो क्षेत्र में हाथी घुसा है। झुंड सूपा महुआ टोली में हाथियों का डेरा है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है, हाथियों के पास नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों की मौजूदगी है, स्थानीय लोगों की, और इस झुंड में हाथियों टोली में है को देखने के लिए लोग पहुंचे हैं, लेकिन लोगों में दहशत भी है। वन विभाग की तरफ से भी लोगों को सतर्क किया जा रहा है। और ये भाई लोग कह रहा है कि कोशिश में लगे हुए।
अरे अमलिया जंगल में तो फिर पहले से तो इसीलिए हमको लग रहा है कि सिमडेगा में वन विभाग की ओर से हाथी से प्रभावित 65 लोगों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया। मुआवजे के रूप में 7,34,300 रुपए का वितरण किया गया। जिन लोगों को मुआवजा दिया गया उनमें सिमडेगा वन परिक्षेत्र के 18 प्रभावित लोग थे। उनके बीच 2,58,000 रुपए का वितरण किया गया, जबकि कुडेग वन परिक्षेत्र में 47 लोगों के बीच 4,76,000 का मुआवजा दिया गया। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध पोस्ते की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय को मिली गुप्त सूचना पर एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर अंजन जंगल में अभियान चलाया गया। ड्रोन कैमरे से दुर्गम इलाकों में पोस्ते की खेती की पहचान की गई। कार्रवाई में करीब 100 एकड़ में लगी फसल नष्ट की गई। खेती के उपकरण जब्त कर नष्ट किए गए। मौके से 14 डिलीवरी पाइप बरामद हुए। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।